हाँ जी बच्चों, हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर की जो थियरी अब तक पढ़ी है उसके दो बेसिक्स एप्लीकेशन देखेंगे, एक स्विच और एक एम्पलीफायर। स्विच और एम्पलीफायर वो पढ़ाना क्या नीचे की तरफ होगा, ठीक है। बस जो आप जनरली समझते हैं वर्ड से वही इनका मीनिंग है। स्विच का मतलब अगर कोई करंट आपको ऑन करना है तो स्विच ऑन, ऑफ करना है तो ऑफ। तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कैसे काम कर सकता है वो देखना है। एम्पलीफायर का मतलब आपकी किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल जब आप माइक में बोलते हैं तो स्पीकर में वो आवाज़ लाउड सुनती है, तो वहाँ पे बस बेसिकली या तो करंट बढ़ जाता है या वोल्टेज बढ़ जाता है, उसके कारण से वो एम्पलीफिकेशन आपको विजिबल फॉर्म में दिखता है। ये दो एप्लीकेशंस आपके हैं, देखते हैं कैसे इसमें ट्रांजिस्टर का काम है। डायग्राम साथ साथ बनाते रहेंगे। सबसे पहले जो सिंबल वाला डायग्राम है हम वो बनाएंगे। हाँ जी बेटा, इन दोनों का एक बेसिक पार्ट है जो कॉमन रहेगा, उसके बाद ये फर्दर दो पार्ट में ब्रेक होंगे। तो पहले बेसिक पार्ट है जो दोनों में काम आएगा, इसीलिए आपका यहाँ पे ये हेडिंग ऐसी है। यहाँ पे जो आप यूज करेंगे वो NPN कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज करेंगे। ये आपका एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो ये एमीटर तो यहाँ कॉमन पॉइंट से जुड़ेगा वो। ये आपका सिंबल हुआ। ये जो ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पे दिस इज बैटरी कनेक्टेड टुवर्ड्स बेस इज VBB और ये VCC। यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू RB है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू RC है। इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस को आप VI बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज। और यहाँ के दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलते हैं VO। आवाज नहीं करेंगे बच्चों, V आउटपुट। यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया है। NPN कॉमन एमिटर जो ट्रांजिस्टर हम यूज करते थे उसी का डायग्राम बनाया है। पहले हम ब्लॉक फॉर्म में बनाते थे, आज सिंबल फॉर्म में बनाया है। बट एक एडिशन किया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RB ऐड किया है और यहाँ पे RC ऐड किया है, ठीक है। और अगर आप इसमें नोट करना चाहें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VB होगा, कल भी मेंशन किया था ये। और यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VC होगा। सबसे पहले आप बताएं, अगर VBB 0 है या मैं कहूं VBB स्मॉल है, तो क्या VI भी स्मॉल होगा? स्मॉल होगा। अगर VI स्मॉल है उस केस में क्या IB सेट होगा? जब ये वाली बैटरी का पोटेंशियल कम है या वोल्टेज कम है तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करता है? आफ्टर एप्रोप्रिएट वोल्टेज करंट स्टार्ट होता है जब आपकी बैरियर ब्रेक हो जाएंगे। तो स्मॉल है तो आपका IB जो होगा वो 0 होगा। और जब तक IB स्टार्ट नहीं होता तब तक IC भी 0 रहता है। सिक्वेंसिंग अगर आप रिवाइज करके आए हैं तो आसानी से समझ में आएगा। यहां तक तो आसान है कि VB स्मॉल है तो VI स्मॉल होगा, और VI स्मॉल है तो आपका IB 0 होगा।
आई भी 0 है तो IC 0 होगा। आई भी 0 है तो IC 0 क्यों हुआ, कौन बताएगा, बताएं। वो दूसरा डायग्राम भी बनाऊं क्या, जो हम देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। परफेक्ट परफेक्ट, है ना। जब आपका एक सेचुरेशन सेट हो जाता है करंट का, उस केस में बेस वाले पार्ट के होल्स अगर आगे शिफ्ट नहीं होंगे तो स्पेस नहीं बनेगा और कलेक्टर वाले आगे नहीं आ पाएंगे, तो IC आपका 0 रहेगा। ठीक, ये आपको एक तो पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद आपको किरचॉफ लूप रूल लगाना है, सुनेंगे ध्यान से। किरचॉफ लूप रूल इस लूप में और इस लूप में, इस लूप में लगाएंगे। किरचॉफ, क्या होता है किरचॉफ लूप रूल, algebraic sum of potential drop across a closed loop is always 0। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं, ऊपर जाएंगे। हाँ जी, हाँ प्लस VBB, प्लस VBB। यहां से देखें ये बेस है तो इसके अंदर जो करंट जाएगा वो IB जाएगा, तो माइनस IBRB माइनस VBE। आगे आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VBE है, तो माइनस VBE, माइनस VBE is equals to 0। You can say VBB is IBRB plus VBE, और यही VBB जो है वो VI है, इनपुट वोल्टेज है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, क्योंकि आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहां से, रेजिस्टेंस के अलोंग होता है तभी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जब करंट आपका रेजिस्टेंस के अलोंग फ्लो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है तो घटेगा। ये पहली इक्वेशन है। अब सिमिलरली किरचॉफ लूप रूल आप लगाएंगे यहाँ पे, प्लस VCC, यहाँ पे ये वाला करंट ऐसे है IC, तो माइनस ICRC, एक मिनट, हाँ ठीक है, दोनों का करंट ऐसे आता है पर एमीटर का बाहर जाता है। जो हम वो कल डायग्राम बना रहे थे वहां पे एमीटर वाला करंट इस साइड से निकल रहा था, तो कंफ्यूज मत होना, ये बेस वाला करंट है आपका, आई इस साइड आएगा। यहाँ देखें VCC माइनस ICRC और माइनस VCE, माइनस VCE इक्वल टू 0। VCE एक साइड ले लें, बाकी उस साइड रखें, VCC माइनस ICRC इक्वेशन नंबर 2। और आप ध्यान से देखें जो VCE है वही V आउटपुट भी है, क्योंकि इस पॉइंट को हम यहाँ ला सकते हैं क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर रहेगा, ये VO भी रहेगा। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट वोल्टेज को बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज को बोलेंगे। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से आउटपुट वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। क्या करें, हाँ ये दोनों अलग अलग है ना बेटा। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, मैंने यहाँ पे किया क्या है, ये वाला टर्म इस साइड लेके गया हूँ, वो रखा है इस साइड। यहाँ पे मैंने VCC को V आउटपुट नहीं बोला, जैसे वहां VBB को V इनपुट बोला ना, क्यों, क्या देखें आप यहाँ पे इस पॉइंट के अक्रॉस वाली वोल्टेज को V इनपुट बोला है, और वहां पे वो जो रेजिस्टेंस है वो उसके अंदर इंक्लूड है, तो VCC माइनस RC इज इक्वल्स टू VCE। ठीक है, दोबारा कर देता हूं। ये तो बेसिक आपका NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है।
यहाँ पे किरचॉफ लूप रूल लगाया है, यहाँ से यहाँ गए बढ़ा प्लस VBB, ये बेसिक इक्वेशन प्लस VBB, करंट के अलोंग आपका पोटेंशियल घटता है माइनस IBRB माइनस VB इक्वल टू 0। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो VBB को एक साइड निकाल लिया और ये दोनों टर्म उस साइड लेके गया, तो पॉजिटिव हो गई VBB इज इक्वल्स टू V इनपुट। नोमेनक्लेचर है, नाम उसको बताया बोला है बस VI। सिमिलरली यहां लगाएंगे प्लस VCC, कहाँ गया ये रहा, प्लस VCC माइनस ICRC माइनस VCE, यहां से VCE को एक साइड निकाला है, ये यहां पॉजिटिव दिख गया और ये वाला टर्म वहीं रहने दिया है, तो VCC माइनस ICRC, इसको बोल दिया V आउटपुट। हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि इनपुट वोल्टेज चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है। V आउटपुट वर्सेस V इनपुट। आप मुझे एक बार V इनपुट का एक्सप्रेशन बता दें, क्या आया था? V, हाँ जी, और V आउटपुट VCE ठीक है। अब जब आपका मान लो कि VI 0 है, स्टार्टिंग में VI 0 है, तब V आउटपुट कितना होगा? if VI इज 0, तब क्या IB 0 होगा? IB 0 होगा तो IC 0 होगा। IC 0 होगा तो ध्यान देखें, यहाँ मैंने वो स्मॉल यूज कर लिए लेटर्स, IB IC, अगर IC 0 हुआ या कैपिटल ले लिख लें उसको, IB 0 होगा तो आपका IC 0 होगा। अगर IC 0 हुआ तो V आउटपुट विल बी VCC, V आउटपुट विल बी VCC। इसके बाद आप अगर VI को बढ़ाते हैं, अगर VI को बढ़ाते हैं तब भी आपका IB 0 रहेगा फॉर सम टाइम। IB विल बी 0 कब तक? जब तक कि आपका VI ग्रेटर देन नहीं हो जाता, कब? V थ्रेशोल्ड बोल दो आप उसको। इनपुट वोल्टेज जब तक एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज से बड़ा नहीं होगा, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपका IB 0 रहेगा VI बढ़ाने के बाद भी। अगर IB 0 रहा तो IC अब भी 0 रहेगा। अगर IB 0 रहा तो IC आएगा नहीं। अगर IC नहीं आएगा तो यहाँ पे V0 फिर से VCC हो जाएगा। सीक्वेंस क्लियर है? इसका मतलब जो आप स्टार्ट करेंगे VI जब 0 होगा तो वहां पे V0 विल बी VCC, और जैसे जैसे आप VI बढ़ाएंगे V0 आपका VCC ही रहेगा फॉर सम टाइम, क्योंकि VI बढ़ाने से वो थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं हुआ है अभी, और करंट आपका IB स्टार्ट नहीं हुआ है तो IC भी स्टार्ट नहीं होगा, वो VCC ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद जब इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लें, इसमें आप VI आपका थ्रेशोल्ड से कम रहना चाहिए, तब ये बात वैलिड होगी ना। VI इज लेस देन V थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा तो करंट चालू हो ही जाएगा। इसके बाद आपने फर्दर VI को बढ़ा दिया, फर्दर VI को बढ़ा दिया तो IB will come into picture and it start increasing, और ये इसके लिए कंडीशन आप लिख लें, इस केस में VI बड़ा हो गया है
थ्रेश होल्ड के। इस पॉइंट के बाद आपका आई बी आ गया है और बढ़ना शुरू हो गया है। वी आई बढ़ाने से आई बी बढ़ेगा, आई बी बढ़ने से आई से भी क्या फर्क पड़ेगा? आई बी बढ़ने से कैसे बढ़ा आई सी, आप बताएं। यहां पे हम आ गए हैं, अब आई बी बढ़ने से आई सी बढ़ रहा है, एक्सप्लेन करें कैसे? थ्रेश होल्ड से ज्यादा होने से तो बस ये हुआ बेटा कि आई बी स्टार्ट हो गया। वो कैसे, मतलब बढ़ तो जाएगा, कोई बताएगा, बताएं। आ गया। हाँ, जब आई बी ज्यादा हो गया, जब आई बी बढ़ाएंगे तो ज्यादा होल्स रहेंगे बेस वाले पार्ट में, तो कलेक्टर से ज्यादा बेस आ पाएंगे, तो आईसी बढ़ जाएगा। आईसी बढ़ गया, अगर आईसी बढ़ गया तो चेक करें, ये वाला पार्ट आप कांस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट, वीसीसी को हम नहीं छेड़ रहे हैं, तो आपका आईसी बढ़ गया तो ये पार्ट अब बढ़ना शुरू हो गया, तो घट जाएगा वी नॉट, तो वी नॉट इस केस में स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहां से आपका ग्राफ डिक्रीज करना शुरू कर देगा। स्टार्टिंग में वी आई बढ़ने से वी नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद वी आई बढ़ने से वी ओ घटने लगा क्योंकि आई सी बढ़ने लगा, एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखें वी नॉट घटना शुरू हो जाएगा। क्या आप, कल एक पॉइंट छूट गया था, आप बताओ अगर आई बी को मैं बढ़ाता रहूं तो क्या आई सी हमेशा बढ़ता रहेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? हाँ, 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 सारे होल जब आने शुरू हो जाएंगे तो आपका बढ़ना बढ़ना शुरू कम हो जाएगा वो। तो आप कहेंगे एट सेचुरेशन, at saturation IC does not change even after increasing IB. At saturation IC does not increase even after changing या increasing IB। saturation आपका आ गया है, अगर saturation आ गया है आप देखें, अब IC चेंज नहीं हो रहा तो V नॉट बदलना बंद हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप VI को बढ़ाएंगे तो V नॉट डज नॉट चेंज, या आप कहें ऐसे केस में जो V नॉट है, V नॉट अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आप देखें आईसी बढ़ने से लगातार ये घट रहा था और आईसी सेचुरेट हो गया है, तो वी नॉट फर्दर नहीं घटेगा, तो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू होगी। क्या करें, देखें आप, मैंने कहा कि एक टाइम के बाद आईसी बदलना बंद हो जाएगा, अगर आईसी नहीं बदल रहा, जितना घट सकता आईसी बढ़ सकता था बढ़ गया, उससे वी नॉट जितना कम होना था हो गया, उसके बाद आईसी नहीं बदल रहा तो वी नॉट अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ चुका है, वहीं पे उसकी वो मिनिमम वैल्यू होगी एट सेचुरेशन। जो पहले दो पार्ट लिखे हैं यहां पर, ये वाले इस वाले पार्ट के लिए वैलिड है, ये वाला पार्ट कोरस्पॉन्ड्स टू दिस डिक्रीजिंग वीओ, और लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें वीओ मिनिमम हो जाएगा, वो वीओ मिनिमम की वैल्यू प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, तो आप
ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप, बीच में जो पार्ट है। ऐसा ग्राफ बनाएंगे। इस पार्ट को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इस पार्ट को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये बीच वाला पार्ट आपका एक्टिव पार्ट है। कट ऑफ का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा कहीं भी। एक्टिव का मतलब आई बी बढ़ाने से आईसी बढ़ रहा है, और यहाँ पे सैचुरेशन में आई बी बढ़ाने से आईसी नहीं बढ़ रहा। ये तीनों पार्ट, तीनों सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब देखिए स्विच क्या होता है। स्विच होता है आपका करंट फ्लो कर रहा है तो ऑन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ऑफ है। यहाँ पे अगर वो कट ऑफ रीजन है तो आपका जो भी सर्किट अवेलेबल है उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, और सैचुरेशन में है तो करंट आपका पूरा फ्लो कर रहा है। आपका स्विच ऑपरेट्स इनटू दीज टू रीजन्स, आइदर कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। कहने का मतलब आपके हाथ में इनपुट वोल्टेज को चेंज करना आपके हाथ में है। आप इनपुट वोल्टेज को इतना रखेंगे इस लेवल तक तो वो ऑफ रहेगा। अगर आपको वो ऑन करना है तो आप सडनली यहां से अपने इनपुट वोल्टेज को यहां जंप करा देंगे तो आपका वो ऑन हो जाएगा, है ना। बीच वाले पार्ट में देखें, बीच वाले पार्ट में देखो यहाँ पे एक टर्म और आएगा वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब है आपने जो इनपुट वोल्टेज दी उसके मुकाबले आउटपुट वोल्टेज आपको बढ़ी हुई मिली, घटी हुई मिली, वो आपकी वोल्टेज गेन तय करेगी। और वोल्टेज गेन पे ही एम्पलीफायर काम करेगा कि इनपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो गई, तो उस केस में आपका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। इन दोनों कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में कौन काम करेगा? स्विच। और बीच वाले रीजन में कौन काम करेगा? एम्पलीफायर। ये वाला रीजन है स्विच का, ये वाला भी, और ये आपका ये आपका बेसिक पार्ट है जो दोनों में काम आएगा। अब ये बताएं बीच वाले पार्ट ने एम्पलीफायर कैसे काम किया? क्योंकि इनपुट वोल्टेज को चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रही है। जैसे यहां देखें, ये है आपकी डेल्टा वी आई, डेल्टा वी ओ। अगर इनपुट वोल्टेज को सुनेंगे ध्यान से, इनपुट वोल्टेज को मैं इतनी वैल्यू से कम कर दूं तो आउटपुट वोल्टेज मेरी इतनी वैल्यू से बढ़ जाएगी, एम्पलीफायर बन जाएगा वो। एम्पलीफायर का मतलब सिर्फ वोल्टेज बढ़ाना नहीं, मतलब घटाना भी हो सकता है। अगर आप इस साइड मूव करें तो आपकी वोल्टेज आउटपुट घट जाएगी, अगर इनपुट वोल्टेज को घटा दिया तो आउटपुट घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आप नोट करना चाहें तो कर लें, वो है वोल्टेज गेन का। वोल्टेज गेन कितनी आपने वोल्टेज गेन की है? डेल्टा वी ओ अपॉन डेल्टा वी आई। इनपुट वोल्टेज को चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज हुआ, इट इज वोल्टेज गेन। क्या क्या करें? देखो एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है। तो वोल्टेज गेन की जो वैल्यू है, अगर ये डेल्टा कहीं भी आप पिक करोगे स्लोप सेम आएगा, स्लोप सेम आएगा तो वोल्टेज गेन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े।
स्विच का तो इसमें आ ही गया है, आप स्विच के लिए जो लिखना है वो लिख लें, फिर एम्पलीफायर के बारे में लिखाऊंगा। व्हेन ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग, व्हेन ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग, it is said to be switched off. When transistor is not conducting, it is said to be switched off, comma, when it is driven into saturation, when it is driven into saturation, it is said to be switched on. अगर आपके बोर्ड में सवाल आ जाए स्विच का, तो आप सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाली एक्सप्रेशंस लिख देंगे। ये डायग्राम देखो, डायग्राम्स बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में, जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं, जरूर बनाने। पहले वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये लाइन, खत्म सवाल। ठीक है, क्या करें? सैचुरेशन इट इज सेड टू बी स्विच्ड ऑन। फिर से बता दूं, ठीक है। स्टार्टिंग से है, कहां से? स्विच लाइन। व्हेन ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग, इट इज सेड टू बी स्विच्ड ऑफ। व्हेन इट इज ड्रिवन इनटू सैचुरेशन, इट इज सेड टू बी स्विच्ड ऑन। सैचुरेशन में ऑन है और नॉट कंडक्टिंग में वो आपका ऑफ है। अब एम्पलीफायर के लिए आपको अलग से क्या करना है वो देख लें। डायग्राम बनाएंगे एम्पलीफायर के लिए, सेम दोबारा से जो पहले बनाया था। एमीटर कॉमन है, आप बिना देखे इसको बनाने की कोशिश करें। आप चेक करना, लास्ट टाइम मैंने बैटरी का टर्मिनल ठीक लगाया था क्या? ऐसे ही लगाया था क्या? क्योंकि पी की साइड लगेगा वो। ठीक लगाया था। ये आपका था वी बी वी, ये था वी सी सी। इसके अक्रॉस आपने इनपुट वोल्टेज देखा था वी आई, और इसके अक्रॉस आपने आउटपुट वोल्टेज देखा था। अब इसमें ये बात अंडरस्टूड है कि जो हम वी आई की रेंज ले रहे हैं वो बीच वाली है, एक्टिव रीजन है ना। एम्पलीफायर आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है, ना तो कट ऑफ में है ना सेचुरेशन में है, एक्टिव रीजन में है। तो आई बी बढ़ाने से आपका आईसी बढ़ रहा होगा, वैसे वाली बात है। ठीक है, अब देखें यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऐड कर रहा हूं करंट का, या वोल्टेज सोर्स आप बोल रहे हैं उसको। ये एडिशनल वोल्टेज सोर्स है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि इस बैटरी की वोल्टेज 5 वोल्ट है, और ये जो आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है वोल्टेज का, दिस V इज 1 साइन ओमेगा टी। एसी में हमने पढ़ा है खूब, है ना।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो आपका स्पीकर या माइक काम करेगा, आप इनपुट वोल्टेज का सोर्स देंगे, आपको चेक करना है कि जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ये चेक करना है। तो जनरली हमारे जो इनपुट करंट होता है, वोल्टेज होती है, वो आपकी साइनसोइडल होती है। मान लें कि जब ये इनपुट नहीं था, इसको आप वी एस बोलेंगे, वी सोर्स। अगर मैं वी और टी का ग्राफ बनाऊं, वी वर्सेस टी का, जब ये वाला पार्ट नहीं था तो इट वाज कांस्टेंट 5, लेकिन जब ये आपने ऐड कर दिया तो v इनपुट विल बी 5 प्लस साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी आने से आपका ऐसा रहेगा, मतलब इसमें आपका एक ऐड हो जाएगा, किसी पॉइंट पे 6 भी होगा और किसी पॉइंट पे ये 4 भी होगा। इस तरीके से वो ये बाद का ग्राफ है, ऐड होने के बाद 5 में वो ऐड हो गया। ठीक है, अब चेक करना है हमें इस केस में आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा। इसको आप वी इनपुट बोल दो, और वी इनपुट में वी इनपुट इज बेसिकली वी बी बी प्लस वी एस, जो आपने सोर्स इनपुट किया है उसका वोल्टेज है, और वहां पे वी नोट आपका जो है सो है। एक बात बताएं, फर्स्ट हाफ, इसको मैं बोल रहा हूं ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ में आपका वी आई बढ़ रहा है क्या? जो आपका 5 वोल्ट था उससे तो बढ़ ही रहा है, तो वी आई इज इंक्रीजिंग। अगर वी आई इंक्रीज करेगा तो आई भी क्या करेगा? हाँ जी, आई भी डिक्रीज करेगा। आई भी डिक्रीज करेगा तो आई सी, ये उल्टा लिखा है ना, हाँ जी, आई सी बताओ यार, इंक्रीज। तो वी आउटपुट, आराम से देख लें, अपन ने पलटे और देखें, वी आई बढ़ा तो आई भी बढ़ा, आई भी बढ़ा तो आई सी बढ़ा, आई सी बढ़ने से वीओ पे क्या फर्क पड़ेगा? कहां चले गए थे? हाँ जी, देखो फटाफट बताएं, वी आउटपुट घटेगा। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट पार्ट वाला, ऐसा आएगा। सेकंड पार्ट के लिए देखें आप, जहां सेकंड पार्ट ड्रॉ किया है, यहां पे वोल्टेज घट रहा है एज कंपेयर टू 5 वोल्ट। अगर वी इनपुट घटेगा तो आई भी घटेगा, आई सी घटेगा, और वी आउटपुट, हाँ जी, बढ़ेगा। क्या करें? हाँ, नेगेटिव नहीं, मतलब अगर आपका ये, वो डिपेंड करेगा कि आपका दोनों का एडिशन क्या होगा, बट 5 वोल्ट के मुकाबले घटेगा बढ़ेगा। तो यहां सेकंड पार्ट विल बी लाइक दिस। आप ध्यान से देखें, मैंने वो पीक्स बड़ी बनाई है ना, क्योंकि एक्टिव रीजन में आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट यहां पे सिर्फ ये दिखाया है कि जब ये बढ़ रहा होगा तो वो घट रहा होगा, ये आउट ऑफ फेज चीज है। बस उसका क्या नाम है, यहाँ ये वाला मैक्सिमा है तो वहां नेगेटिव वाला रहेगा वो पार्ट, बट वो मैक्सिमाइज हो रहा है। कहने का मतलब ये इनपुट था आपका और एम्पलीफाई होके ये आउटपुट आ गया, तो वो ऐसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, इसके बाद अब इक्वेशंस बनाएंगे हम, लास्ट पार्ट बचा है, किरचॉफ लूप रूल लगाएंगे इस पार्ट में। बताएं कैसे लगाएं? प्लस वी बी बी प्लस वी एस माइनस आई बी आर बी, सब लोग पार्टिसिपेट करें भाई, और माइनस ये वाला पार्ट है आपका बेस एमीटर, तो ये माइनस वी बी ई, माइनस वी बी ई इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उस साइड ले जाएं, और वी बी बी प्लस वी एस को बोल दें वी आई।
वी आई इज आई बी आर बी प्लस वी बी ई, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे बस एक सोर्स वोल्टेज और ऐड हुई है, वो भी इनपुट वोल्टेज में ही आ गई है। अब बताएं इस वाले पार्ट में, यहां लगाएंगे तो प्लस वीसीसी माइनस आईसीआरसी। क्यों? करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना। आप देखें एमीटर का करंट कैसे होता है, बाहर की तरफ, बेस का, चेक करें आप डायग्राम पिछले वाला। आपने माइनस बोला है, हाँ मैं माइनस, ठीक है मुझे प्लस प्लस बोला। माइनस आईसीआरसी, माइनस आईसी आरसी और माइनस वीसीई। और अब यहाँ पे आप इस वाले पार्ट को वी आउटपुट बोलते हैं, या उस वाले को, हाँ ठीक है, वीसी को आप बोलते हैं वीसीई इज वीसीसी माइनस आईसी आरसी, और ये आपका वी आउटपुट हो गया। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन, बताएं इसमें कोई डाउट है क्या? क्या सिमिलर है लास्ट वाले के, लास्ट में हमने की थी, सिमिलर है? ठीक। ये देखें यहाँ पे, ये वीसी है, इस पॉइंट को मैं यहाँ ला सकता हूँ क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वी आउटपुट के बराबर हो गया। वीसी इज वी आउटपुट। हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी, टाइम कितना हुआ है अभी? ठीक हो तो दोनों इक्वेशन बता दें एक बार। वी आई कितना क्या बना? वी आई आई बी आर बी वी आउटपुट, ठीक लिखा है। दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन एज, अब हमारा मकसद है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना वोल्टेज गेन की। एम्पलीफाई करता है वो समझ में आ गया, वोल्टेज गेन निकालना है, इसलिए हम इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। डेल्टा वी आई कैन बी रिटन एज डेल्टा आई बी, आर बी तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्लस डेल्टा वी बी ई, यहां पे डेल्टा वी ओ, डेल्टा वी सी सी माइनस आई सी डेल्टा आई सी आर सी, ठीक है। अब आप देखें जहां पे मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कराई थी, आप पन्ने पलट के देखें, वहां पे डेल्टा बीई को बहुत स्मॉल लिखवाया था, चेक करें एक बार। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में डेल्टा बीई इज वेरी स्मॉल, क्यों लिखवाया, मतलब क्या क्या कारण था उसका? वाई डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल? क्योंकि वहां भी करंट रैपिडली बढ़ता है ना, तो हम एक बियॉन्ड अ लिमिट ऑफ वी बी ई इसको नहीं बढ़ाएंगे,
क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक उसको स्मॉल रेंज में रखेंगे तो डेल्टा बी ई की प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि डेल्टा वी बी ई इज 0 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए आप एक शॉर्ट रेंज में उसको वी बी को रखते हो। ये पॉइंट आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है, लिख लें बेशक आप। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रांजिस्टर वी कीप वी बी ई in a very short interval, in a very short range. अब सेकंड वाले पार्ट में हम लगातार जो चेंज कर रहे थे वो इनपुट साइड में कर रहे थे, आउटपुट साइड में कोई चेंज नहीं था। आउटपुट साइड में जो बैटरी है VCC उसका वोल्टेज फिक्स है, तो डेल्टा VCC तो आपका 0 है, ये एग्जैक्ट है, यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। उस बैटरी की वोल्टेज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट है। 3 और 4 सिंप्लीफाई हो गई आपकी। VI है डेल्टा VI डेल्टा VO। अगर वोल्टेज गेन निकालना है, वोल्टेज गेन को आप लिखते हैं AV सिंबल से, AV। दिस वोल्टेज गेन इज इक्वल टू डेल्टा VO डेल्टा VI। यहां से आप चेक कर लें, माइनस डेल्टा उसके बाद और क्या है, RCRB। एक तो ये फॉर्मूला है सबसे बेसिक। देखो इस माइनस साइन का मतलब क्या है कि वो आपका आउट ऑफ फेज है, अगर वहां बढ़ा है तो वहां नेगेटिव, वहां घटा है। क्या ये टर्म पहले कहीं आया है क्या? क्या क्या बोलते हैं इसको? करंट गेन। एक आप साइड में कहीं नोट बना के लिख लेना, क्या? फॉर प्रैक्टिकल पर्पस बीटा AC इज बीटा DC। इसका रीजन बताऊंगा अभी आपको। इसका रीजन है कि जो आपका IC बढ़ता है, IB बढ़ने पे वो ग्राफ लगभग लीनियर होता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस बीटा AC इक्वल टू बीटा DC। क्यों? क्योंकि IC और IB आपका लगभग लीनियरली बढ़ता है, अप्रोक्सीमेशन है ये आपका, एग्जैक्ट नहीं है। उस केस में आप देखें, अगर मैं यहां पे IC बाय IB कर दूं तो भी स्लोप आएगा, और अगर किसी रीजन का डेल्टा IC डेल्टा IB करूं तो भी स्लोप आएगा। बीटा AC क्या था? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और ये था IC बाय IB सिंपली। लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये दोनों आपके सेम रहते हैं, कहीं आपके न्यूमेरिकल्स में आए तो आपको सेम कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आप बीटा DC भी यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका हो गया वोल्टेज गेन। इसके बाद एक पावर गेन और होता है। हाँ जी बेटा, लिख सकते हैं। पावर गेन, पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू VI। यहाँ पे पावर गेन का फॉर्मूला जो गिवन है, इसको आप AP से डिनोट करते हैं, AP पावर गेन, जैसे वहां पे वोल्टेज गेन थी, और ये होता है वोल्टेज गेन
इनटू करंट गेन। बीटा AC इनटू वोल्टेज गेन इज पावर गेन। ये कि सवाल में आ जाए तो बस उसके लिए यूज है। यहीं तक था टॉपिक हमारा। तो ट्रांजिस्टर की दोनों एप्लीकेशन, स्विच और एम्पलीफायर, हमने कंप्लीट की। इसके ऊपर बेस्ड फॉर्मूले, जो फॉर्मूले बने हैं बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाने हैं एक दिन, और एक दिन आपके लॉजिक गेट्स करवाने हैं। तो 2 दिन का काम और अभी बचा है। कल का आपका ऑफ रहेगा, कल क्लास नहीं रहेगी।